हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि रंजन। आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं। केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई है, जो कि पुराने शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इस एजुकेशन पॉलिसी को स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी जानना बेहद ज़रूरी है। तभी जो है आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे की रणनीति बना पाएंगे, या स्टूडेंट्स इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझेंगे, तभी जो है आगे चल के वो अपना प्लान कर पाएंगे कि किस तरीके से हमको जो है पढ़ाई करनी है। तो चलिए समझते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इसके कौन कौन से पॉजिटिव पहलू हैं, कौन कौन से नेगेटिव पहलू हैं। सबसे पहले 1968 में एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाया गया था। उसके बाद 1986 में बदलाव किया गया, फिर थोड़ा बहुत चेंजिंग 1992 में किया गया, और फिर उसके बाद से अभी 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। ये पॉलिसी रातों रात नहीं हुई है। इसके लिए जो है समझिए कि देश के हर एक राज्य के, जिला के, पंचायत लेवल पे राय मसौदा लिया गया है, और इस पॉलिसी के जो कमिटी हैं उसके हेड मेंबर इसरो के चीफ है के कस्तूरी, उन्हीं के मार्गदर्शन में कमिटी जो है ये नई शिक्षा नीति में बदलाव लाई है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ है। पहले जो है 10+2 स्ट्रक्चर था, यानी कि मैट्रिक तक की पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों को 10+2 करना होता था। अब पुराने स्कूलिंग स्ट्रक्चर को बिल्कुल से जो है डिमोलिश कर दिया गया है, बिल्कुल से उसको चेंज कर दिया गया है। अब बिल्कुल नया पैटर्न आया है आप सभी लोगों के सामने, जो कि 10+2 पैटर्न को चेंज करके 5+3+3+4 स्ट्रक्चर आया है। तो इस फाउंडेशन पैटर्न में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देना होगा, और बच्चे जो है 3 साल के होंगे तभी स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, और 3 साल के बाद से वो अपने स्कूल में फर्स्ट 3 इयर्स यानी कि 6 साल एज कंप्लीट करने तक वो सिर्फ खेल कूद से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद का 2 इयर्स जो है वो 1 और 2 की पढ़ाई करेंगे। तो ये हो गया फाउंडेशन स्टेज। फिर दूसरा स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में एग्ज़ाम शुरू होगी। इसमें विद्यार्थी जो है क्लास 3 से 5 तक की पढ़ाई करेंगे। इसमें विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे भी फोकस किया गया है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ साथ जो है विद्यार्थियों को पढ़ाई करना है। 2 लैंग्वेज में वो पढ़ा सकते हैं, या तो अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएं या इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाएं, नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाएं। फिर थर्ड स्टेज आ जाता है मिडिल स्टेज, जो कि 3 इयर्स का है, यानी कि स्ट्रक्चर 5+3+3+4। तो अब हम लोग एंट्री कर गए हैं थर्ड स्टेज में, यानी कि मिडिल स्टेज जिसका नाम दिया गया है। उसमें बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 8 तक की पढ़ाई करेंगे। उसमें कंप्यूटर कोडिंग नया टॉपिक जोड़ा गया है, जिसमें यह कोडिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इससे जो है आपको कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होते हैं, उसके क्या क्या फेजेज हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है बच्चे शुरू से ही सोचना शुरू कर देंगे। इसमें वोकेशनल या टेक्निकल चीज़ शामिल किया गया है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ जो है वो कुछ अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटी यानी कि एक्स्ट्रा हुनर के भी बारे में सोचता है। ये कोई लड़की ही है, उसको पढ़ाई के साथ साथ सिलाई में करने में भी रुचि है, तो वो जो है एज ए सब्जेक्ट एक सिलाई का भी जो है टॉपिक चूज कर सकती है। या मान लो गार्डनिंग का शौक़ है, गार्डनिंग का भी जो है ये सब्जेक्ट चूज कर सकता है। या मान लो कारपेंट्री करना चाहता है, और उस स्टेज में जो है क्लास 6 से 8 स्टेज के बच्चे का जो उम्र होता है, वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो है उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। वो चाहे तो उस स्टेज में बेहतर सीख सकता है, बेहतर समझ सकता है चीज़ों को। तो इस स्टेज में जो है बच्चों के वोकेशनल टेक्निकल नॉलेज को भी डेवलप
करने का जो है मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंटरमीडिएट के बाद टेक्निकल कोर्स में जाने के बाद जो है कुछ कुछ सोचना शुरू करते थे स्टूडेंट, वो बहुत पहले से सोचना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा मैथ, साइंस और आर्ट्स जो है वो तो सब्जेक्ट पढ़ना ही है। फिर फोर्थ स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 इयर्स का होगा। स्ट्रक्चर जो है मेरा 5+3+3+4 है। तो अब आ गए हम लोग सेकेंडरी स्टेज में, जो कि 4 इयर्स का होगा। इसमें विद्यार्थी जो है 8th के बाद 9th, 10th, 11th और 12 यानी 9 to 12 की पढ़ाई करेंगे। इसमें जो है कोई स्ट्रीम नहीं है, बच्चों को जो है अपने सब्जेक्ट चूज करने की एकदम से आज़ादी है। पहले होता था कि मैट्रिक पास करने के बाद जो है इंटरेस्ट के मुताबिक जो है फील्ड चूज करते थे, जैसे मैथ हो गए, साइंस हो गए, फिर जो है कॉमर्स हो गए। तो जिन विद्यार्थियों को मैथ में रुचि होती थी मैथ में जाते थे, कॉमर्स में थी कॉमर्स में जाते थे। अभी स्ट्रीम चूज करने की कोई पाबंदी नहीं है। आप चाहें तो मैथ भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो साइंस भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं। जो जिसमें आपकी रुचि हो वो पढ़ सकते हैं। साइंस के साथ साथ आप आर्ट्स स्ट्रीम में भी, मान लीजिए आपको मन है कि हाँ नहीं मेरी रुचि जो है पॉलिटिक्स साइंस में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है, तो उस सब्जेक्ट को भी आप चूज करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग पे जो है जोर दिया गया है। ऐसा भी होता था कि बच्चे जो है सिर्फ रटने के व्यू, एग्ज़ाम पास करने के व्यू से रट के जैसे भी एग्ज़ाम पास कर लेते थे, लेकिन उनका टेक्निकल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाता था। इस स्टेज में बच्चे जो है खुले दिमाग से पढ़ाई करेंगे और क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच भी जो है डेवलप होगा, जो बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल स्किल भी डेवलप कराएगा और किसी भी चीज़ को लॉजिकल सोचने के बारे में भी जो है फोकस कराएगा, ताकि अगर कोई चीज़ हैपनिंग हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ पे जो है बच्चे अच्छे ढंग से फोकस्ड होकर अपने टेक्निकल नॉलेज को भी जो है इम्प्रूव कर पाएंगे। क्या गलत है क्या सही है उसका भी जो है निर्णय ले पाएंगे। और इसमें जो है सेमेस्टर सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। पहले था कि साल में जो है एक बार फाइनल एग्ज़ाम होती थी, तो अक्सर देखा जाता था बच्चे जो है दिसंबर के बाद से एक्टिव होते थे और एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ाई कर लेते थे। लेकिन क्या इसमें जो है सेमेस्टर सिस्टम के इम्प्लीमेंट हो जाने से हर एक 6 महीने पे जो है एग्ज़ाम होगी, यानी कि 9 to 12 के ड्यूरेशन में आपको हर 6 महीने पे एग्ज़ाम देने होंगे। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट जो है शुरू से ही एक्टिव रहेंगे पढ़ाई के प्रति, ताकि एग्ज़ाम जो है 6 महीने पे होने हैं। अब समझते हैं ग्रेजुएशन को। तो ग्रेजुएशन जो है 4 इयर्स का कर दिया गया है। पहले होता था कि BA, BSc, BCom, यानी कि जो विद्यार्थी आर्ट्स लेते थे उनको जो है BA बोला जाता था, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। जो साइंस की पढ़ाई करते थे उन्हें BSc बोला जाता था, जो कॉमर्स की पढ़ाई करते थे उनको BCom बोला जाता था। अब विद्यार्थी अपने मन से जो सब्जेक्ट उनको रखना हो, साइंस रखना हो साइंस रख सकते हैं, अगर उनको मन है कि पॉलिटी भी रख लेते हैं पॉलिटी भी रख सकते हैं। फिनेंशियल से रिलेटेड सब्जेक्ट पे अगर वो रुचि रखते हैं तो साइंस के साथ साथ वो सब्जेक्ट का भी चुनाव कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स वाले पैटर्न को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। अगर बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिए किसी न किसी वजह से, मान लीजिए फिनेंशियल प्रॉब्लम हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो इस कंडीशन में विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती थी और फिर से उनको मान लीजिए कि पैसे हुए और वो इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं हम अपने पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करते हैं, तो उन्हें फिर से फर्स्ट ईयर से शुरू करना होता था। लेकिन अब है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई आप कंप्लीट करके छोड़े हैं तो आपको जो है वो पार्टिकुलर फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका नाम होगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ठीक, फिर अगर आप 2 साल बाद अगर किसी वजह से आप पढ़ाई ड्रॉप कर देते हैं तो फिर जो है 2 साल का आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका नाम होगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा। उसके बाद जो है 3 ईयर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उसका नाम होगा ग्रेजुएशन डिग्री। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भी दिमाग में सवाल आएगा कि मान लीजिए जॉब में तो सिंपल लिखा होता है कि एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन, तो उस केस में इसमें कौन सा डिग्री का ही है। तो मान लीजिए अगर उनको जॉब करना है, जैसे BPSC हो गया, UPSC हो गया, इन सारे जॉब में जो है फॉर्म फिलअप करना है, तो सरकार कहती है कि आपको जो है 3 इयर्स में ही जो है ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप जो है जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन क्या अगर आपको आगे भी पढ़ाई जारी रखना है, आगे भी पढ़ाई करने का आप रुचि रखते हैं, तो आप 3 इयर्स नहीं करके 4 ईयर कंप्लीट कीजिए। उस सर्टिफिकेट का नाम होगा आपका ग्रेजुएशन रिसर्च। ठीक, और इसके बाद इसमें
आपका उसके बाद आ जाता है पीजी। तो पीजी में 1 या 2 इयर्स का कोर्स है। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन 3 इयर्स का किए हैं उनको 2 साल पीजी करना होगा, और जो विद्यार्थी 4 ईयर कंप्लीट किए हैं तो उनको 1 ही साल में जो है पीजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करा दिया जाएगा। उसके बाद एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है, और पीएचडी जो है आपका 4 इयर्स का हो गया है। फिर इसमें पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि जीडीपी का 6% जो है शिक्षा पे खर्च करने की बात की गई है, जो कि पहले के जीडीपी से दोगुना, यानी कि पहले 3% भी यूज नहीं हो पाता था, अब जो है 6% यूज करने का बात किया गया है। अभी के कंडीशन में अलग अलग प्राइवेट स्कूलों के जो है अलग अलग फ़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा भी, बहुत अपने मनमाने ढंग से भी जो है प्राइवेट स्कूल अपना फ़ी रखे हुए हैं। तो इसमें सरकार ये कर रही है कि प्राइवेट स्कूलों को जो है कैटेगराइज्ड कर दे रही है, उसको अलग अलग कैटेगरी में जो है डिवाइड कर दे रही है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका स्कूलिंग फैसिलिटी इस तरीके का है तो आपको ये कैटेगरी मिलेगा, और फिर जो है उसके बाद आपको इस कैटेगरी में जो है मैक्सिमम जो है आपको इतना ही फ़ी रखना है। इस तरीके से कैटेगरी सिस्टम में जो है इसको डिवाइड कर दिया गया है। उसमें जो है स्कूल मैक्सिमम कितना तक फ़ी ले सकते हैं वो सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। कोई भी प्राइवेट स्कूल अपने मनमाने ढंग से जो है फ़ी की वसूली नहीं कर पाएंगे। फिर जो है वोकेशनल चीज़ों को जो है जोड़ दिया गया है, टेक्निकल नॉलेज के बारे में जो है इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, ताकि जो है विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ वो अपना स्किल डेवलपमेंट भी कर सकें। रिजल्ट जो है, रिजल्ट वो और भी दिलचस्प है। पहले था कि सिर्फ जो है रिटन स्किल्स पे ही जो है विद्यार्थियों के रिजल्ट घोषित कर दिए जाते थे। अब जो है मार्क्स के साथ साथ एक रिटन के बाद आपको मार्क्स कितना आया, उसके बाद आप सेल्फ असेसमेंट भी करेंगे अपने आप को कि आप अपने आप को कितना मार्क्स दे रहे हैं। फिर जो है आपको अपने फ्रेंड भी जो है आपको मार्क्स देंगे। तो इस तरीके से विद्यार्थियों में एक दूसरे के प्रति जो है अपनापन का भावना जुड़ेगा, उन आपस में संबंध बना के रखेंगे। टीचर भी मार्क्स देंगे। इस तरीके से फिर रिजल्ट का निर्धारण होगा, यानी कि मार्क्स उनको जो सिक्योर किए वो हो गया। फिर उसके बाद जो है सेल्फ असेसमेंट के तौर पे वो खुद को कितना मार्क्स दिए, फिर उनको फ्रेंड्स भी मार्क्स देंगे, फिर उनको टीचर्स कितना मार्क्स देते हैं कि ये एक स्टूडेंट पढ़ने में कैसा है, डिसिप्लिन के तौर पे कैसा है। इस तरीके से जो है फाइनल कंक्लूजन निकाल के रिजल्ट का निर्धारण किया जाएगा। और फिर सरकार जो है अपने देश में फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी ब्रांचेज खोलने के लिए इस प्रावधान में लाई है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी आ गई और यहाँ ब्रांच खोल दी। टॉप के जो 50 यूनिवर्सिटी होंगे, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गए, ये इंसान इंडिया में अपना ब्रांच खोल सकती है। ये मनमोहन सिंह के भी सरकार में आई थी, ये प्रावधान आया था, लेकिन विपक्ष में बीजेपी थी तो वो अपोज की थी। जो लोग भी विपक्ष में रहता है अपोज करता ही है सरकार की किसी भी नीति या पॉलिसी का। तो उस समय दिक्कत था कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर इंडिया में आती है तो उसको 50 करोड़ रुपया एज ए सिक्योरिटी के तौर पे देना था, जिस चीज़ को लेके विरोध हुआ था। अब है कि नहीं, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देना है, आप चाहते हैं तो आके यहाँ ब्रांच खोल सकते हैं और फिर बच्चे यहाँ के उस फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी जो है पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर लास्ट है कि टीचर जो है 4 इयर्स का उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, जिससे कि वो बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाई करा सके। अगर बच्चे कमज़ोर हैं तो उस पर जो है वो अपना रिसर्च कर सके कि आखिर जो है 100 बच्चों में अगर 60 ऑन एवरेज अच्छे बच्चे हैं, 40 जो है पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, तो उस पर क्या एक्स्ट्रा फोकस किया जाए ताकि वो बच्चे भी जो है फर्दर आगे चल के अच्छा कर सके। इस तरीके से 4 इयर्स का जो है टीचर्स को भी जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया है। तो ये था नई शिक्षा नीति, जो कि सरकार के द्वारा बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसको जो है स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी जानना बेहद ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगे, तो फिर इसे आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज जो है फर्दर आगे भी जो है कम्युनिकेट हो पाए। थैंक यू।